जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे साउंड वेव। अभी तक हमने साउंड वेव के 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू कर रहे हैं साउंड वेव का लेक्चर 8। लेक्चर 7 हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। हमने उसके अंदर बात की थी कि ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसीज कैसी रहती है। अभी हम सबसे पहले इस लेक्चर की शुरुआत में हम देखेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट है आपके पास में। वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और ये अगर आप स्कूल में जाएंगे, जा पाएंगे, तो आप 11th क्लास के अंदर इसको करते भी हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्या काम आता है? ये एक्सपेरिमेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड मेजर करने का काम आता है। मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड आप कैसे निकाल सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो रेजोनेंस ट्यूब ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लिख देते हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो इसका सवाल कई बार पूछे थे, तो इसलिए हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। ये क्या काम आता है? दिस एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड। कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड। वैसे तो हमें भी फॉर्मूलेस वगैरह पता है कि भाई इस फॉर्मूले से स्पीड आ जाती है, वो सब चीजें। पर मान लीजिए आपको कभी निकालना हो, क्योंकि आपको मतलब एयर की डेंसिटी मतलब पता नहीं होती, वो कैलकुलेट करना, बल्क मोटर से बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए आप इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इजीली उसको निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा इसका सेटअप आप देख लीजिए। मैं बोर्ड में बनाता हूँ, फिर मैं आपको इसकी इमेज दिखा दूंगा, तो आपसे क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। ऐसा रहता है, देखिए यहाँ पे ऐसे एक ट्यूब रहती है, ऐसे एक ट्यूब रहती है ना, इसमें से एक ट्यूब रहती है, ठीक है। और इसके अंदर एक ऐसे ये वाटर लेवल एडजस्ट करने के लिए एक सिस्टम रहता है आपके पास में। दिस इज, इसको बोलते हैं वाटर लेवल एडजस्टर। दिस इज वाटर लेवल एडजस्टर। मतलब इसकी हेल्प से आप, मैं आपको बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ ना, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ऐसे ट्यूब रहती है, इसमें आप पानी का लेवल ऐसे कम ज्यादा ऐसे कर सकते हैं आप। ऐसे पानी है आपके पास, और पानी का लेवल आप यहाँ पे ऐसे कम ज्यादा कर सकते हैं इसके हेल्प से। आप चाहे तो इसमें ट्यूब में पानी बढ़ा सकते हैं, चाहे तो घटा सकते हैं। अब इसके ऊपर ऐसे रीडिंग रहती है आपके पास में, ऐसे यहाँ पे रीडिंग रहती है, जहां से आप ये मेजर कर सकते हैं पानी अभी कितनी डेप्थ पे है, मतलब ये जो खाली है वो कितना है। समझ में आ गया? क्या काम आता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने का काम आता है। क्या सेटअप है? इसमें एक ट्यूब है आपके पास में और एक वाटर लेवल एडजस्टर है। वाटर इसका लेवल कम ज्यादा आप कर सकते हैं इसके हेल्प से, ठीक है। अब आप क्या करते हैं? अब आप एक ट्यूनिंग फोक उठाते हैं, ऐसे आप यहाँ पे ट्यूनिंग फोक लेके आते हैं, ट्यूनिंग फोक ऐसे। अब ट्यूनिंग फोक को, जैसे आप ट्यूनिंग फोक को ऐसे आपने हिट किया, हिट करके आप यहाँ पे रखते हैं, ट्यूनिंग फोक क्या करेगा? ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कुछ मान लेता हूँ f0। इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कितनी है? f0। अब सुनिए, अब आप क्या करते हैं? इनिशियली पूरा वाटर लेवल से भरा हुआ रहता है, पूरा वाटर ऊपर तक फिल रहता है। अब हम क्या करते हैं? धीरे धीरे इस वाटर लेवल को नीचे लेके जाते हैं, वाटर लेवल नीचे लेके जाते हैं। फिर हम इसको बीट, मतलब इसको इसके ऊपर रखते रहते हैं, बार बार हिट करके इस ट्यूनिंग फोक को हम यहीं पे रखते हैं और वाटर लेवल को कम करते हैं। हम वो फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं जहां पे इस ट्यूनिंग फोक में और इस ट्यूब के अंदर रेजोनेंस हो जाए। हम कौन सी फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहे हैं? हम वो फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहे हैं, वी आर सर्चिंग फ्रीक्वेंसी, वी आर सर्चिंग लेंथ, we are searching length at which there will be resonance between tuning fork and resonance pipe। तो हम वो लेंथ ढूंढ रहे हैं, जैसे ये वाली यहाँ पे लेंथ है ना, इसकी लेंथ को हम कम कर जा रहे हैं, पानी का लेवल कम कर जा रहे हैं। जैसे हम पानी का लेवल कम करेंगे, हम उस लेवल पे आके रुकेंगे जब इस ट्यूनिंग फोक में और इस पाइप के अंदर रेजोनेंस हो जाए। तो यार रेजोनेंस होगा तो कैसे पता लगेगा बच्चों? जिस लेंथ पे रेजोनेंस होगा ना, उस टाइम पे बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देगी आपको। जैसे अभी आपने ट्यूनिंग फोक को रखा, टन ऐसे आवाज आ रही है। जैसे आप वाटर लेवल नीचे कर रहे हैं, फिर देखा टन, जब रेजोनेंस हो जाती है टन ऐसी आवाज एकदम बहुत ज्यादा हो जाएगी, लाउड हो जाएगी आवाज। जब रेजोनेंस होगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो बहुत लाउड आवाज आपको सुनाई देगी। तो आप रेजोनेंस का पॉइंट आप इजीली ढूंढ पाते हैं। कैसे मिलता है रेजोनेंस का पॉइंट? जहां पे रेजोनेंस होगा वहां पे साउंड क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? जिस लेंथ पर रेजोनेंस होगा, जिस लेंथ पर रेजोनेंस होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग, मतलब होगा, तब साउंड बहुत ज्यादा सुनाई देगा, बहुत ज्यादा सुनाई
देगा। अगर आप हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं तो ये सबसे बात ये लिखा है कि जिस लेंथ पे रेजोनेंस होगा तब साउंड आपको बहुत ज्यादा सुनाई देगा। अब कैसे समझ में आएगा सर कि इस लेंथ पे रेजोनेंस हो रहा है? तो मैंने क्या बताया, जिस लेंथ पे रेजोनेंस हो रहा होगा उस टाइम आपको बहुत ज्यादा साउंड सुनाई देगा। ठीक है, अब आप समझिए, सबसे पहले आपके पास मान लेते हैं कुछ ऐसी लेंथ पे रेजोनेंस हो गया। सबसे फर्स्ट रेजोनेंस जो आपको मिला वो इस लेंथ पे मिला। ऐसे ट्यूब थी आपके पास, ऐसे यहाँ पे ट्यूब थी, और सबसे पहले आपको L1 लेंथ के ऊपर रेजोनेंस मिला। मान लीजिए दिस इज फर्स्ट लेंथ when we found resonance। तो यार अब आप देखिए, अगर सबसे कम लेंथ पे मिला है, अगर पहली सबसे कम लेंथ पे मिला है तो इसे कोरस्पॉन्डिंग ये कैसी पाइप है, ये जो ट्यूब है ये कैसी ट्यूब है? रेजोनेंस ट्यूब किसकी तरह बिहेव करेगी, क्लोज ऑर्गन पाइप या ओपन ऑर्गन पाइप की तरह? आप मुझे बता सकते हैं रेजोनेंस ट्यूब किसकी तरह बिहेव करेगी? तो सर रेजोनेंस ट्यूब का एक एंड ओपन है, नीचे पानी है, तो नीचे पानी है तो क्लोज एंड की तरह। तो हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस ट्यूब will act like close organ pipe। मेरी बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, तो अगर आपको इस वाली लेंथ के ऊपर रेजोनेंस मिला है तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा ये ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी और इसकी जो फ्रीक्वेंसी बोली सबसे कम फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, ऐसा बन रहा होगा सेटअप। आप याद कीजिए क्लोज ऑर्गन पाइप में सबसे पहला मोड यही बनता है, सही। तो आप क्या लिखेंगे, इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कुछ f0 है। इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, f0, और ये किसके बराबर आएगा, ये फर्स्ट मोड हो गया ना आपके पास में, फर्स्ट मोड हो गया। अच्छा फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी बताओ वहां पे कितनी आती थी, दैट इज V/4L1। ये सबसे पहला केस आपको मिल गया, दिस इज V/4L1। समझ में आ गई ये वाली बात? अरे कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात क्लियर है? तो ये तो पहली लेंथ पे मिल गया। अब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे और इसके लेवल को नीचे लेके जाएंगे। अब धीरे धीरे जब आप इसके लेवल को और नीचे लेके जाएंगे तो अब क्या होगा, एक और लेंथ आएगी जिससे कोरस्पॉन्डिंग आपको रेजोनेंस मिलेगा। तो आइए अपने उस पर चर्चा करते हैं। तो इस वाली बात को, इस डायग्राम को आप छाप लेंगे ना, इस डायग्राम को आप छाप लीजिए। पहले मैं इसको मिटा रहा हूं ना, इस डायग्राम को मिटा रहा हूं मैं। तो यार ये तो आपको मिला सबसे पहले वाली लेंथ पे। अच्छा इससे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे ट्यूब ऐसी होगी। अब की बार L2 लेंथ पे रेजोनेंस मिलेगा। पहले आपको L1 पे मिला ना, अब कहां पे मिलेगा, ऐसे L2 पे मिलेगा कुछ। अब ये इससे नेक्स्ट जो आपको मिला वो इस वाली लेंथ पे मिला। अच्छा इससे नेक्स्ट मोड होता क्या, इससे नेक्स्ट मोड कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है नेक्स्ट मोड, ऐसा ही होता है। तो अब की बार कितनी लेंथ पे मिला बच्चों, L2 लेंथ पे रेजोनेंस मिला। सबसे पहला मिला L1 लेंथ पे, फर्स्ट लेंथ जहां पे रेजोनेंस मिला वो L1 है, सेकंड लेंथ जहां पे रेजोनेंस मिला वो L2 है। तो अब आप क्या लिखेंगे, ये L2 अगर ये लेंथ हो गया तो अब क्या ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी f0 ही है, सेम ट्यूनिंग फोक है। तो अब क्या आप क्या लिखेंगे, ये f0 किसके बराबर होगा, ये कौन सा हार्मोनिक है, ये फंडामेंटल है, नहीं ये थर्ड हार्मोनिक है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, 3V/4L2। अरे मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, तो अब आप वैसे कर सकते हैं, इसी बात से आपको जवाब मिल जाएगा। आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर दीजिए। ये वाली लेंथ आपके पास, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 1, इसको 2 बोल दो। इक्वेशन 1 और 2 में से कुछ भी तू मतलब यूज कर सकता है। तुझे पता है कि भाई साहब f0 हमें पता है, ये ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है, L1 L2 सब नोन है, तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन बोथ इक्वेशन f0 L1 L2 आर नोन। ये सब क्या रहते हैं, आपको नोन रहते हैं। सो वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड के तो वैसे फर्स्ट हार्मोन मतलब फर्स्ट लेंथ जिस पे रेजोनेंस मिला था वहां से भी काम हो जाता, बिकॉज ये सब यहीं से वेलोसिटी मिल जाता, पर मैंने आपको दिखा दिया। अभी तक हमने एंड करेक्शन कंसीडर किया नहीं है, पर एक्चुअल में क्या होता है, हमें एंड करेक्शन भी कंसीडर करना है। ये तो था ऊपर वाला विदाउट एंड करेक्शन कंसीडर किए हुए, पर हम अगर देखें एक्चुअल में एंड करेक्शन कंसीडर करते हुए, बट वी हैव टू, ऐसे एग्जाम्पल अगर हमें एंड करेक्शन में कंसीडर, इफ वी ऑल्सो हैव टू कंसीडर एंड करेक्शन। वैसे एंड करेक्शन जनरली लिया ही जाता है, मैंने आपको पहले बेसिक दिखा दिया। अगर एंड करेक्शन हमें लेना है और ये लेना चाहिए, मतलब ये वैसे एक्चुअली देखो तो गलत है, बिकॉज एंड करेक्शन आपने लिया नहीं, फिर मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए वैसे कर दिया। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप L1 की जगह L इफेक्टिव जो आप दिखेंगे, सबसे पहले वाले में आएगा L1 प्लस C, दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे L इफेक्टिव तो कितना आएगा बच्चों आपके पास, दैट इज L2 प्लस।
ऐसे ही पहले वाले केस में L इफेक्टिव L1 प्लस सी, दूसरे वाले में कितना आ गया आपके पास L2 प्लस सी, बिकॉज ये ओपन ऑर्गन पाइप है तो एंड करेक्शन फैक्टर, सॉरी क्लोज ऑर्गन पाइप है तो एंड करेक्शन एक बार लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी एंड करेक्शन आपको एक बार लेना पड़ेगा। तो एंड करेक्शन लेके करना है तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, इतना सही है, ठीक है। अब इसको प्रोसीड करने के लिए मैं इस कहानी को मिटा दे रहा हूं ना, इस वाली कहानी को मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब अगर आप ऐसे एंड करेक्शन कंसीडर कर लेंगे, अब आप देखिए क्या करेंगे, आप बोलेंगे L1 प्लस ई, तो ये ऐसा कुछ सेटअप था आपके पास सबसे पहले वाले में, तो सबसे पहले वाले में कुछ ऐसा बना था, ये ऐसे लेंथ थी यहाँ पे आपके पास, तो ये आपने क्या लिखा L1 प्लस ई किसके बराबर आएगा, लैम्डा बाई 4। सिमिलरली अगर आप दूसरे वाले में बनाएंगे ऐसे, तो दूसरे वाला कुछ ऐसा बन रहा था, ऐसा कुछ, अच्छा ऐसा बना था, अब क्या क्या लिखेंगे L2 प्लस ई, ये किसके बराबर होगा, ये लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 4, दिस इज 3 लैम्डा बाई 4। सही है, यहां तक देख ले, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट लेंथ, फर्स्ट ये हो गया सेकंड, या फिर मतलब जैसे सेकंड पॉसिबिलिटी आपके पास में होगी, यहाँ पे ऐसे फर्स्ट हार्मोनिक है ये आपके पास में, और ये कुछ आपके पास में थर्ड हो गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेंथ होगी, वो सेकंड लेंथ होगी जहां पे रेडियस मिल रहा है। अब आप यहां से एंड डायरेक्शन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, L प्लस ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 है, दूसरी इक्वेशन है L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। किसकी वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ई की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, 3L1 प्लस 3E इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। माइनस करता हूं तो यहाँ पे माइनस किया, ये साफ हो गया, ये माइनस, तो यहाँ पे कितना है आपके पास L2 माइनस 3L1 इज इक्वल टू 2E। तो E की वैल्यू आपके पास में आ गया L2, दिस इज एंड करेक्शन, दिस इज वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन, वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन। तो ये बात आप याद रखिएगा ना। तो आपको जब ऐसे सवाल में गिवन हो कि L2 गिवन है, L1 गिवन है, तो आपको पहले एंड करेक्शन लेना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के मुद्दा क्या है, रेजोनेंस ट्यूब एक एक्सपेरिमेंट है जो क्या हेल्प करता है, आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने में हेल्प करता है। तो अगर बिना एंड करेक्शन लिया था, हमने पहले किया था, पर आपको एंड करेक्शन हमेशा लेना पड़ता है, तो सर बेसिक एक्सप्रेशन दिखाया। अब एंड करेक्शन अगर आप लेके प्रोसीड करेंगे तो इस तरीके से आप एंड करेक्शन की वैल्यू निकालेंगे। एंड करेक्शन आ गया E इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1 डिवाइड बाई 2। ये L2 क्या है, सेकंड लेंथ जिस पे रेजोनेंस मिलेगा, L1 क्या है, फर्स्ट लेंथ जिस पे रेजोनेंस मिलेगा। कर पाएंगे आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, छाप लीजिए। रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर ये सवाल आपको दिया है, और डाटा मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट से नहीं उठाया, वैसे ही रैंडमली उठाया है, तो मे भी शायद जो वेलोसिटी ऑफ साउंड आए वो प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ी सी अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोसेस बस फॉलो कर लीजिएगा। तो सवाल में आपको क्या बोला गया, इन द रेजोनेंस ट्यूब फर्स्ट रेजोनेंस जो आपको मिलता है वो 15 सेंटीमीटर की लेंथ पे मिलता है, और सेकंड रेजोनेंस आपको 50 सेंटीमीटर की लेंथ पे मिलता है, और ट्यूनिंग फोक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 हर्ट्ज है। तो आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी इस मीडियम के अंदर। समझ में आ गई बात, करिए सवाल को। तो बेसिक से जाइएगा ना, बिल्कुल बेसिक से जाइएगा, ताकि कम से कम जो अप्रोच है वो एक बार आप वापस कर पाए। ठीक है, करके बताइए क्या है। अभी हुआ क्या, अब आइए आप इसको थोड़ा देखते हैं। तो मैं थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ। सबसे पहला जो आपको रेजोनेंस मिल रहा है वो कुछ L1 लेंथ पे मिल रहा है ना, तो यहाँ तक कुछ पानी है और ये L1 लेंथ आपके पास में ऐसे फ्री है, तो उसे कोरस्पॉन्डिंग ऐसा कुछ बनता है, ऐसा मोड बनेगा। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे कि एक दूसरा और बनेगा, दूसरा कुछ ऐसा बनेगा मोड आपके पास। दूसरा मोड अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा दूसरा मोड। ठीक है जी, ये लेंथ L1 होगी आपके पास और ये वाली लेंथ ऐसे कुछ L2 होगी। L2 मतलब ये पाइप की है ना, इसमें एंड करेक्शन कंसीडर नहीं है, सिर्फ L2 है। अब इसमें एंड करेक्शन भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे एंड करेक्शन E आएगा, यहाँ पे भी एंड करेक्शन आपके पास E आएगा। अब हम लिखेंगे क्या, देखिए मैं लिखूंगा L1 प्लस E।
L1 प्लस ई, ये किसके बराबर होगा, λ/4। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे L2 प्लस ई, ये λ/2, दिस इज 3 λ/4। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। मेरा टारगेट अभी है कि मैं एंड करेक्शन निकाल पाऊँ। तो एंड करेक्शन निकालने के लिए अब हमें यहाँ पे ई चाहिए ना, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3L1 प्लस 3E इज इक्वल टू 3 λ/4। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ बनेगा, ये सेम का सेम लिख दिया, L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 λ/4। इस 3 λ/4 को हमने यहाँ पे उड़ा दिया, इसको यहाँ पे ये कर दिया, ये आ गया 3L1 माइनस L2, दिस इज 3L1 माइनस L2। और यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बन गया आपके पास में, 2E इज इक्वल टू 0। सही, तो E की वैल्यू जो आपके पास में आएगी दैट इज L2 माइनस 3L1 डिवाइड बाई 2। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। L2 की वैल्यू मुझे गिवन है सवाल में, L2 कितना है, L2 है 50 सेंटीमीटर और L1 कितना है आपके पास, L1 है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पुट करूंगा तो ये L2 आ गया 50 और ये आ गया आपके पास से 15 डिवाइड बाई 2। सही है, तो ये कितना आ गया आपका एंड करेक्शन है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब आप प्रोसीड कर लीजिए, अब आसानी से आ जाएगा। अब आप देखिए क्या लिखेंगे, V डिवाइड बाय 4 L1 प्लस E इज इक्वल टू F0 और वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 300 हर्ट्ज। सही, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो V कितना आ जाएगा आपके पास, V आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई 4, L1 की वैल्यू कितनी है, L1 है 15, 2.5 से बन गया 17.5, 17.5 डिवाइड बाय 100 कर देंगे आप। सही है, तो यहाँ पे ये से साफ हो गया, 2 जीरो से साफ हो गया और यहाँ पे आप डिवाइड बाय 10 कर दीजिए इसको, तो 5 ट्वाइस आ गया यहाँ पे 25 है, 35 आएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया। तो ये कुछ ऐसा आ गया 210 मीटर पर सेकेंड, ऐसी कुछ वेलोसिटी आएगी। तो आप चाहते तो आप इसमें भी लिख सकते थे, अगर आप इसमें लिखते तो आप ये लिखते दैट इज इस वाले की, ये मैंने यहाँ से उठाया ना, अगर आप यहाँ से उठाए तब भी आप लिख सकते थे। क्या लिखते हैं आप, V डिवाइड बाई थर्ड है ना, 3V4 L1 प्लस E L2 प्लस E इज इक्वल टू F। तो यहाँ से भी वही एक्सप्रेशन होता है, समझ में आ रही है। तो अगर कभी भी आपको रेजोनेंस ट्यूब का सवाल है तो बच्चों पहले एंड करेक्शन निकालना होता है, एंड करेक्शन के बाद में आप इजीली प्रोसीड कर सकते हो। तो एक बार आप फिर से इस सवाल को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ये सवाल आपके कंसेप्ट थोड़े ठीक कर देगा। ठीक है, छाप लीजिए बच्चों। अभी हम एक बहुत ही आसान से टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है बीट फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे बाकी 11th के चैप्टर से उसमें क्या था, एक बार जो चीज़ पढ़ दिया उसी का यूज़ करते थे, पर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको एक ही लेक्चर में 2-2 3-3 चीज़ नहीं देखने को मिल जाएगी। तो इस लेक्चर में पहले आपने रेजोनेंस ट्यूब को नया देखा और अभी हम बीट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। देखिए बीट फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने कुछ सायरन की आवाज़ सुनी होगी, एम्बुलेंस का सायरन है या फिर पुलिस स्पीकर का सायरन है। तो उसमें क्या होता है ना, ऐसे एक पहले इंटेंसिटी कम रहती है, फिर बढ़ती है, फिर कम रहती है, फिर बढ़ती है, फिर कम रहती है, फिर कम बढ़ती है। ऐसा नहीं सुना, जैसे मैं बोल के जैसे सायरन ऐसा ऐसा रहता है सायरन। तो इसमें देखिए टू, ये कम बीट के नू जो आप बोलते हैं टू नू, तो एक इसमें एक आवाज़ है ना उणु जो मैं बोल रहा हूँ वैसे, तो वो जो हाई इंटेंसिटी वाली आवाज़ है उसको हम बीट बोलते हैं। तो अगर आपके पास में बीट में ज़्यादा होगा ऐसे बजेगा टूणू नूणू नूणू नूणू, ऐसे कम होगी तो टूणू नूणू, और कम होगी टूणू नूणू। वैसे मतलब मैं वैसा नहीं हूँ, बट मतलब समझाने के लिए थोड़ा बता दिया थोड़ा से गा के। तो वैसे मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहा हूँ, पर आप समझ पा रहे होंगे बात को भी। आपको एक बीट ज़्यादा सुनाई देती है, मैं आपको अभी विजुअलाइज भी कराऊंगा, स्क्रीन पे विजुअलाइज कराऊंगा तो आपको दिख जाएगा बीट वहाँ से। तो होता क्या है, जब आपके पास में दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होती है, दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी स्लाइटली डिफर होती है। इससे पहले जब भी हमने इंटरफेरेंस की बात की उसमें फ्रीक्वेंसी सेम रखी थी। पहली बार बात कर रहे हैं कि उन दो वेव्स का सुपरपोजिशन जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है। अगर ऐसी दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, जब वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है तो वो बीट्स प्रोड्यूस करती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा डेफिनेशन, when two sound wave of same amplitude and slightly different frequency superimpose then we will get beats। तो होता क्या, जैसे मान लीजिए जो बीट फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है वो क्या होता है, कितनी मिलती है बीट फ्रीक्वेंसी जो आपको मिलती है, दैट इज मोड ऑफ f1 माइनस f2, मोड ऑफ f1 माइनस f2। f1 क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ वन वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वन वेव, और f2 आपके पास में है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वेव, अदर वेव।
या फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव बोल दो इसको, फर्स्ट वेव एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड वेव। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको ऐसे गिवन होगा कि एक की फ्रीक्वेंसी ये है, दूसरी की फ्रीक्वेंसी है। जैसे मान लीजिए आपको बोलूंगा एक F1 है, एक ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी आपके पास में 300 हर्ट्ज है और दूसरे ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 305 हर्ट्ज है, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी? दैट विल बी 5 हर्ट्ज। समझ में आ रहा है? जैसे मैं ये बोलूं, इसका सवाल करते हैं, सवाल कितना आसान रहता है। अगर मान लीजिए इसका सवाल ऐसा कुछ रहता आपके पास कि F1 आपके पास में है, F1 आपके पास में 300 हर्ट्ज और F2 आपके पास में है 303 हर्ट्ज। तो मैं आपसे पूछूं बीट फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी आएगी, तो आप क्या बोलेंगे? बीट फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं हम, बीट फ्रीक्वेंसी, तो आप मुझे बता सकते हैं कितना आएगा? हाँ, F1 माइनस F2, तो आप क्या लिखेंगे? दैट मींस F1 माइनस F2। मोड लगाना है आपको, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखनी है, तो आप लिखेंगे दैट मींस 303 माइनस 300, तो कितना? 3 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हो गया? एक सेकंड में, इन 1 सेकंड वी विल हियर कितनी बीट सुनाई देगी हमें? 3 बीट सुनाई देगी। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? तो ऐसा होता है आपके पास जब आपके पास दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस हो, जैसे यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंस है आपके पास 3 हर्ट्ज का, तो जब ऐसी फ्रीक्वेंसीज को आप लेके आते हैं तो आपको बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, और वो कितनी होती है? दैट विल बी F1 माइनस F2। सबसे पहले हम स्क्रीन पे चलेंगे और स्क्रीन पे जाके हम विजुलाइज करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें सुनाई दे रहा है कि नहीं, 3 बीट सुनाई दे रही है या फिर 4 बीट। तो हम पहले बीट फ्रीक्वेंसी को विजुलाइज करते हैं। आइए अब अपने स्क्रीन पे चलते हैं। बच्चों अभी अपने बीट फ्रीक्वेंसी देखेंगे। हमें समझ में आया कि जब दो फ्रीक्वेंसीज जिनके बीच में डिफरेंस बहुत कम हो तो बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले जो ऊपर वाला ये है इसको थोड़ा एडजस्ट कर दें 300 हर्ट्ज पे ना, इसको 300 हर्ट्ज पे लेके चलते हैं। तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बना दी कुछ 300 हर्ट्ज, ठीक है। और इस वाले की फ्रीक्वेंसी जो नीचे वाला है इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ बना दें 303 कम कर देते हैं, 303 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये 300 हर्ट्ज से सिर्फ ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी प्ले हो रही है, नीचे वाले को भी प्ले नहीं किया। अब देखिए जैसे ही मैं अब इसको बंद कर दिया, अब सिर्फ नीचे वाले को प्ले करता हूँ तो ये 303 प्ले हो रहा है। तो दोनों हमने इंडिविजुअल प्ले करके देख ली। अब देखिए जैसे ही मैं इन दोनों को एक साथ प्ले करूँगा तो वो बीट सुनाई देगी। देखिए ये भी 300 प्ले हो रहा है। अब इसको दोनों को एक साथ प्ले करता हूँ, अभी 1 सेकंड में जो आपको दिखाई दे रहा है बीट सुनाई दे रही है, टू 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 टू, ये बीट 1 सेकंड में 3 है, बिकॉज अभी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। अभी देखिए अपने इसको, ये 300 है, इसको 304 का कर देते हैं। देखिए अभी देखिए बीट बढ़ रहा है। अभी देखिए 1 सेकंड में 5 बीट सुनाई दे रही है आपको, बिकॉज ये 305 है, ऊपर वाला 300 है। अभी आपको 10 बीट सुनाई दे रही है, ये 310 है, ये 300 है, तो अब 10 बीट्स आपके पास में। अभी 14 बीट्स है आपके पास, तो 14 बीट को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पा रहे। एक ह्यूमन ये 12 हर्ट्ज तक की बीट को आइडेंटिफाई कर सकता है। अभी देखिए अपनी बीट फ्रीक्वेंसी को कम कम कर लेते हैं। अभी 7 बीट सुनाई दे रहा है आपको, अभी 3 बीट्स है, अभी ये 2 बीट्स है, अभी ये 1 बीट है। अभी आप देखिए अभी कोई बीट फ्रीक्वेंसी नहीं है, बिकॉज F1 माइनस F2 0 हो गया आपके पास। सिमिलरली अगर आप इसे कम करेंगे तो वापस वो एक बीट सुनाई दे रहा है। कितनी बीट है? 2 बीट है। कितनी बीट? 3 बीट, 5 बीट्स। तो आप देखिए जब दोनों एक साथ प्ले हो रहा है तो बीट सुनाई दे रहा है। एक को बंद कर दें क्या? अब बीट नहीं सुनाई दे रहा। तो ये कंसेप्ट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जितने भी साइलेंस वगैरह होते हैं उसमें इसका यूज होता है। तो आपने बीट फ्रीक्वेंसी को विजुलाइज कर लिया और आपको दिखाई दिया कितनी खूबसूरती से बीट फ्रीक्वेंसी दिखाई देता है। अब हम एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं। देखिए 2 चीज होता है आपके पास में। एक तो होता है जैसे एक सिंपल एक करते हैं, मान लीजिए 2 ट्यूनिंग फोक है आपके पास में, ऐसे 2 ट्यूनिंग फोक, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको बोलती 502 हर्ट्ज, 502 502 हर्ट्ज ना। और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास ये F1 है, ये F2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी बोलती 508 हर्ट्ज। तो आपसे पूछा है बताओ बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो कर पाएंगे इसको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है? दैट इज F2 माइनस F1 या फिर F1 में से F2, बस वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो जवाब कितना आएगा आपके पास में? दिस विल बी 6 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी आपके पास? 6 हर्ट्ज। अच्छा एक चीज सुनिए, एक 2 वर्डिंग है आपके पास, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैक्सिंग ऑफ ट्यूनिंग फोक,
एक तो होता है वैक्सिंग ऑफ ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक, वैक्सिंग का मतलब क्या हो गया आपके पास? वैक्सिंग का मतलब हो गया मोम चढ़ाना, मोम चढ़ाना। वैक्स मतलब वैक्स समझते हैं ना, मोम चढ़ाना। तो अगर आप जैसे ट्यूनिंग फोक है, ट्यूनिंग फोक के ऊपर अगर आप वैक्सिंग कर देंगे, तो वैक्सिंग करने मतलब मोम चढ़ा दिया, ट्यूनिंग फोक हल्का हो गया, भारी हो गया, भारी हो गया, भारी हो गया, तब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी? अच्छा, समझ में नहीं आ रहा? ये ट्यूनिंग फोक है, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। अगर मान लीजिए आप इसका भार कम करें तो और तेजी से ऑसिलेट करेगा, और अगर आप इसका भार बढ़ा देंगे, इन चिमटों का जो इसके प्रोंक्स रहते हैं उनका भार बढ़ा देंगे, तो वो थोड़ा धीरे ऑसिलेट करेगा। तो अगर आप ट्यूनिंग फोक के ऊपर वैक्सिंग कर देते हैं, मतलब आपने क्या कर दिया, ट्यूनिंग फोक का मास क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ट्यूनिंग फोक के प्रोंक्स का मास बढ़ा दिया, और अगर वो ट्यूनिंग फोक के प्रोंक्स का मास बढ़ गया तो वो धीरे ऑसिलेट करेंगे ना। तो अगर हम इसका ट्यूनिंग फोक के ऊपर वैक्सिंग कर देते हैं तो उससे क्या होता है, ड्यू टू वैक्सिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या, ऑफ ट्यूनिंग फोक क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक विल डिक्रीज, ध्यान रखिएगा। अगर आप वैक्सिंग कर देते हैं तो वैक्सिंग करने से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, एक और टर्म होती है आपके पास में, ये तो वैक्सिंग है, एक होता है आपके पास है फाइलिंग ऑफ ट्यूनिंग फोक। फाइलिंग ऑफ ट्यूनिंग फोक, फाइलिंग का मतलब क्या होता है? फाइलिंग मतलब घिसना। फाइलिंग एक मतलब एक प्रोसेस होता है, उसको फाइल करना बोलते हैं। जैसे आप उसे घिसेंगे ना ऐसे ट्यूनिंग फोक को, तो उसे बोलते हैं फाइलिंग। फाइलिंग का मतलब हो गया घिसना, घिसना। अच्छा, अब आप सोचिए, अगर आप ट्यूनिंग फोक की फाइलिंग करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप ट्यूनिंग फोक की फाइलिंग करेंगे तो घिस रहे हैं, घिसने उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, मास कम होगा तो क्या होगा, मास कम होगा, ट्यूनिंग फोक हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा तो वो ज्यादा तेजी से ऑसिलेट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू फाइलिंग of tuning fork, due to filing of tuning fork, mass will decrease, due to filing of tuning fork mass will decrease, mass आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। so frequency will increase, frequency will increase। तो अगर आप ट्यूनिंग फोक की फाइलिंग करेंगे तो ये दोनों वर्ड याद रखिएगा ना, कभी बोले वैक्सिंग मतलब आपने उस पर मोम चढ़ा दिया, अब उसका मास बढ़ गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आपने उसे फाइल किया, आपने उसे घिस दिया, तो घिसने से मास कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है? छाप लीजिए। हमने समझ में आया, हमने दो टर्म्स देखा, फाइलिंग का और वैक्सिंग का। एक बात ध्यान रखिए, फाइलिंग और वैक्सिंग से ऐसा नहीं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बदलती है, 1 से 2 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का चेंज आता है। ये बात आप लिख लीजिए कि फाइलिंग और वैक्सिंग से फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, थोड़ा बहुत चेंज ही आपके पास में आता है, दैट इज 1 हर्ट्ज और 2 हर्ट्ज। ठीक है, अब इसको यूज करते हुए कैसे सवाल आ सकता है, आपको बोला गया, ऐसे एक सवाल लिख के दिखाता हूं मैं आपको। मैं बोलूँ ट्यूनिंग फोक ए है आपके पास में, ये ट्यूनिंग फोक बी है, इसका ट्यूनिंग फोक का नाम है ए, इसका नाम है बी। क्लियर? तो आपको इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गिवन है, दैट इज 400 हर्ट्ज। तो हमने क्या लिखा, ट्यूनिंग फोक ए प्रोड्यूस 5 बीट्स विद ट्यूनिंग फोक बी। ठीक है, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक बी, find frequency of tuning fork B if after filing B beat frequency will increase। पहले आप ये सवाल छाप लीजिए, मैं आपको दिखाऊं कितनी खूबसूरती से हमने फाइलिंग का और वैक्सिंग का यूज किया है। पहले सवाल छाप लीजिए, पढ़िए और एक बार थोड़ा ट्राई करके देखिए। हाँ भी छाप लिया सवाल आपने, एक बार आप ट्राई करके देखिए तो क्या मिल रहा है आपको इसमें। देखिए, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये ए और बी जो बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं।
ये है ना ट्यूनिंग फॉर ए प्रोड्यूस 5 बीट। इसका मतलब क्या है, बी की पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, या तो बी की पॉसिबल फ्रीक्वेंसी हो सकती है 405, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है 395 हो। ये दोनों पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है आपके पास, या तो ये होगा और या फिर ये होगा, पर ऐसा तो हो नहीं सकता, दोनों में से एक ही फ्रीक्वेंसी होगी। अब दोनों में से ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आपको नीचे क्या लिखा गया कि इफ आफ्टर फाइलिंग बी, अगर आप बी को फाइल करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अगर आप बी को फाइल करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अब सोचिए, अगर आप इसको फाइल करेंगे, तो इसको फाइल करने से क्या होगा, अगर मैं इसको फाइल करूं, इसकी फायरिंग करूं मैं, तो फायरिंग करने से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा, 405 से कुछ 406 हो जाएगा, या फिर 405 से कुछ ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए 6 हो गया, मान लीजिए 405 से प्लस कुछ फ्रीक्वेंसी आपके पास में आएगा, यहाँ पे 1 हर्ट्ज या फिर 2 हर्ट्ज, 1-2 हर्ट्ज कुछ आएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये कुछ बन जाएगा 405 से 406 बन जाएगा, फिर 407 बन जाएगा। अगर ये 406 बन गया तो अब आप बताइए बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अगर 406 बन जाएगा 6 हर्ट्ज हो जाएगी, 407 हो गया 7 हर्ट्ज हो जाएगी। मतलब अगर ये फ्रीक्वेंसी आपके पास जवाब है तो फाइलिंग करने से बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, देखिए, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। पर अगर ये आंसर आपके पास में होता, तो अगर आप इसको फाइल करते तो फ्रीक्वेंसी कितना, 395 प्लस 1-2 हर्ट्ज आपके पास 1 या 1 या 2 हर्ट्ज, मान लीजिए जैसे 1 हर्ट्ज में जोड़ देता हूं एक बार ना, तो अब ये कितना बचा, ये बचा 396। अब आप देखिए अगर इसको फाइल करेंगे तो अब फ्रीक्वेंसी बन गई 396 और इसकी है 400। अब बताइए बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, अब बीट फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज। तो आपको सवाल में क्या बोला गया, आफ्टर फाइलिंग बी बीट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। अगर बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो ये तो जवाब नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ये जवाब होता तो इसको फाइल करने से ये वैल्यू 395 से 396 बनेगी, 397 बनेगी, तो उस वाले केस में तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जवाब नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। तो आप क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर बी विल बी 405 हर्ट्ज। समझ में आ रहा है। तो जब आपको बोले कि फाइल किया या फिर वैक्स किया, तो उससे आप पहले चेक करके देखिए, अच्छा अगर फाइल करेंगे तो बढ़ रही है, तो बढ़ा के देखिए बीट फ्रीक्वेंसी में क्या वेरिएशन आ रहा है। इसने बोला फाइल करने के बाद बढ़नी चाहिए, तो इसको फाइल किया तो 405 से 406 बना, लेट अस अज्यूम। फिर देखा जब 406 माइनस 400 तो 600, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या रही, बढ़ रही है, यही सवाल में मेंशन था। इसमें अगर आप देखेंगे इसको फाइल करते तो 396 बन जाता, फिर अगर आप बीट फ्रीक्वेंसी देखते तो वो क्या हो जाती, कम हो जाती। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, छाप लीजिए, फिर अपने ऐसा एक और सवाल करेंगे। बच्चों ये वैसा ही सवाल है जो हमने पहले किया था, एक बार आप टाइम लेके ढंग से इस सवाल को करेंगे, आप इसको करके बताइए क्या जवाब मिलता है। आप सवाल से ढंग से पढ़ लीजिए क्या है। ट्यूनिंग फॉर ए है, बी है, ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है और ए और बी की बीट फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आपको बताया गया कि जो कंडीशन है वो आप देख लीजिए और बताइए फिर ट्यूनिंग फॉर की फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, करके बताइए। हाँ भी हुआ। तो आपको क्या बोला गया, ट्यूनिंग फॉर ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो गिवन है, और ये बी के साथ में 3 बीट्स दे रहा है, तो बी की 2 फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है। 3 बीट दे रहा है तो या तो ये होगा 453 हर्ट्ज और या फिर आपके पास में होगा ये 447 हर्ट्ज। ये दो ही पॉसिबिलिटी है, बिकॉज इसका इसमें डिफरेंस करने से 3 आना चाहिए, तो ये 2 पॉसिबिलिटी है। अब आप देखिए, अब आपको क्या बोला गया, आफ्टर वैक्सिंग बी, अगर आप वैक्स करेंगे, इसको वैक्स करिए, मान लीजिए अगर ऐसी होती तो इसमें अगर आप वैक्स करते तो वैक्स करने की फ्रीक्वेंसी घटती, तो मान लीजिए 453 से क्या बन जाती, 452 बन जाती मान लीजिए। तो अगर 452 बनती तो बीट फ्रीक्वेंसी बताइए क्या हो रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, घट रही है, घट रही है, पहले थी 3 अब 2 होगी। अगर आप इसको वैक्स करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी 447 से कुछ कम होगी, 446 जैसा कुछ बनेगा, भाई एग्जैक्टली क्या पता 445 बन जाए। मैं एक वैसे एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए 1 हर्ट्ज कम होगी। अब आप देखिए, अब बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अब आपसे क्या बोला गया, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अगर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़े तो ये केस तो नहीं होगा, बिकॉज इसमें जब आप वैक्सिंग कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी तो घट जा रही है, पर बीट फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी घट रही है, साथ में बीट फ्रीक्वेंसी भी घट रही है, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी 452 हो गया, अब दोनों में जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 2 आ रहा है।
अगर आप इस वाले केस में देख रहे हैं, इसको अगर आप वैक्स कर रहे हैं तो वैक्स करने से ये फ्रीक्वेंसी इसकी भी घट जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी घटाई पर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो कौन सा जवाब सही होगा? ये वाला जवाब सही है और ये वाला जवाब इस बार गलत है। तो आप क्या बोलेंगे? जो ट्यूनिंग फोक बी की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 447 हर्ट्ज। क्लियर है बच्चों? हुआ था कि ये सवाल? तो आइए मैं एक और सवाल देता हूं आपको यहीं पे ऐसे। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। आपको ऐसे बोला गया कि ये ट्यूनिंग फोक है, ये ट्यूनिंग फोक है, ऐसे इसका नाम कुछ ए मान लो, इसका नाम कुछ बी मान लो। आपको बोला गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कुछ आपके पास में है 500 हर्ट्ज। क्लियर? और बीट फ्रीक्वेंसी आपके पास कुछ आ रही है, बीट फ्रीक्वेंसी जो दोनों में है वो कुछ 2 हर्ट्ज है। क्लियर? फिर बोला गया आफ्टर वैक्सिंग ए, आफ्टर वैक्सिंग ए बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। आफ्टर वैक्सिंग ए बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक बी। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक बी। समझ में आ गई बात? ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है, इनिशियल दोनों की बीट फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर आप ए को वैक्स करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो आपसे पूछा गया कि बी वाले ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। हाँ भी हुआ। तो अब देखिए यार, अगर ये सब 2 बीट प्रोड्यूस कर रहा है तो ट्यूनिंग फोक बी की जो फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है? ट्यूनिंग फोक बी जो तेरे पास 2 फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है। या तो ये होगा 552 और या फिर ये होगा 502 या फिर होगा ये 498। ये 2 फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है। अब दोनों में से एक को एलिमिनेट करना है, थोड़ा सोचते हैं। अगर आप ए को वैक्स करेंगे, अगर आप ए को वैक्स करेंगे तो ए को वैक्स करेंगे तो ए की फ्रीक्वेंसी 500 से कितनी बन जाएगी? कुछ कम होगी या ज्यादा होगी? वैक्सिंग करने से कम होती थी, कितना बन जाएगा? कुछ 499 बन जाएगा। तो अगर ये 499 बन रहा है तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो पहले बीट फ्रीक्वेंसी थी 2, अभी से बीट फ्रीक्वेंसी होगी 3। तो ये वाली बात सही बैठ रही है। इसमें देखिए पहले बीट फ्रीक्वेंसी थी 2, अब बीट फ्रीक्वेंसी 1 होगी, तो ये गलत बात है। तो क्या हुआ? जो ट्यूनिंग फोक बी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी आपके पास? 502 हर्ट्ज। आसान है ये सवाल, बस आपको जो बोला गया है वैसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड करते रहिए। अपने एक और सवाल कर लेते हैं लास्ट इस वाले टॉपिक से रिलेटेड इस तरीके का। ऐसा कुछ मान लेते हैं कि 2 ट्यूनिंग फोक है आपके पास और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वो कुछ बोल दीजिए 300 हर्ट्ज। ठीक है? और बीट फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है दैट इज 6 हर्ट्ज। ठीक? फिर आपसे क्या बोला गया? आफ्टर फाइलिंग ए बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर देगा। आफ्टर फाइलिंग ए बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर देते हैं इस बार। आफ्टर फाइलिंग ए बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो आपको क्या बताना है? फाइंड फ्रीक्वेंसी किसकी? बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये आप मुझे बताइए। अभी हुआ। तो हम क्या बोलेंगे यार, इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 300 और बीट फ्रीक्वेंसी है 6। तो अगर आप देखेंगे जो बी ट्यूनिंग फोक है, जो ट्यूनिंग फोक तेरे पास में बी है, उसकी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है? 6 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे 306 पॉसिबल है आपके पास और 294 हर्ट्ज पॉसिबल है। ये 2 फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है। अब दोनों में से एक होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? तो फाइलिंग कर दिया अगर आपने ए को तो बीट फ्रीक्वेंसी घटता है। अगर आप इस ए को फाइल करेंगे तो ए को फाइल करने से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो ये मान लीजिए कुछ 299 बन गया। 299 बन गया। अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी होती तो पहले था 6, अब होगी बीट फ्रीक्वेंसी 7। ये तो बढ़ रही है पर बोल रहा है घट रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा।
इसमें देखिए पहले था 6, अब आपके पास में कितना हो गया 5, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कितना आएगा, दैट इज 294 हर्ट्ज। आसान है, कर पा रहे हैं आप इसको, ठीक है। तो आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक सवाल है, और इस सवाल में आपको बोला गया दो पाइप है, एक ओपन ऑर्गन पाइप है, एक क्लोज ऑर्गन पाइप है। इसकी भी लेंथ 33 सेंटीमीटर, इसकी भी 33 सेंटीमीटर है। ये अभी जो जिस ट्यूनिंग फोक से रेजोनेट कर रहा है वो थर्ड हार्मोन, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोक की, उससे रेजोनेंस हो रहा है इसका, और जब रेजोनेंस हो रहा है तो ये अपने थर्ड हार्मोनिक में है, ये ओपन ऑर्गन पाइप अपने थर्ड हार्मोनिक में है। और ये वाली जो आपके पास में है ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये आपके पास में फर्स्ट ओवरटोन के अंदर है। तो ये भी रेजोनेट कर रहा है, मतलब ये ट्यूनिंग फोक बी और ये पाइप रेजोनेट कर रहा है, ट्यूनिंग फोक ए और ये वाला पाइप रेजोनेट कर रहा है, ये अपने थर्ड हार्मोनिक में, ये अपने फर्स्ट ओवरटोन में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दे देते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपके पास में 330 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे क्या बोला गया कि ट्यूनिंग फोक ए और बी के बीच में बीट फ्रीक्वेंसी कितना है, वो आप निकाल के बताइए। सोल्व करिए आप इसको। हाँ भाई, बनी बात। तो कुछ नहीं करना यार, आप इसमें थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकाल लो, इसमें फर्स्ट ओवरटोन, तेरे फर्स्ट ओवरटोन क्लोज में फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक ही होगा, ये भी थर्ड हार्मोनिक ही होगा, फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक ही होता है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपके पास में आ रही होगी थर्ड हार्मोनिक की, ये आएगी 3v/12, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी आपके पास ये एफ ए की फ्रीक्वेंसी होगी, बिकॉज रेजोनेंस हो रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी इस ट्यूब की आ रही होगी वही एफ ए आ रही होगी। तो अगर आप एफ बी देखेंगे तो एफ बी आ रहा होगा 3v/4l। अरे सही है, बिकॉज इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v/4l होती है, इसमें v/2l होती है। अब आप देखिए जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगा आपके पास, बीट फ्रीक्वेंसी वो कितना आएगा, दैट इज एफ ए माइनस एफ बी, एफ ए माइनस एफ बी। अच्छा आप दोनों सेपरेट कर दीजिए, दोनों सेपरेट कर दिए, ये बन गया 3v/12, यहाँ पे आ गया 3v/4l, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3v/12 कॉमन निकाल देते हैं, 3v/12 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1/2, तो कितना बन गया बच्चों, ये बन गया 3v/4l, ये आ गया आपके पास, दिस इज बीट फ्रीक्वेंसी। अच्छा वैल्यू पुट कर, 3 v की वैल्यू कितनी है 330/4, और ये लेंथ कितनी है 33 सेंटीमीटर, 33, और ऊपर आ गया आपके पास 100, बिकॉज सेंटीमीटर में है ये, सही। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, 750 हर्ट्ज। तो भाई साहब बीट फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है 750 हर्ट्ज, इतना हम तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब जो ह्यूमन ईयर है वो मैक्सिमम 16 हर्ट्ज तक की बीट फ्रीक्वेंसी को डिफरेंशिएट कर पाता है। 16 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगी तो वो उसको लगेगा एक ही टोन चल रहा है, वो बीट फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो जो ह्यूमन ईयर है वो मैक्सिमम कितनी बीट फ्रीक्वेंसी को डिस्टिंग्विश कर पाता है, दैट इज 16 हर्ट्ज। क्लियर, छाप लीजिए। बच्चों एक और सवाल है आपके सामने, और बीट फ्रीक्वेंसी के सवाल आसान ही रहते हैं और बहुत कम कैलकुलेशन में सोल्व हो जाएंगे। तो वह सवाल आप खुद से पढ़ लीजिए। सवाल में क्या है, टू स्ट्रिंग एक्स एंड वाई ऑफ ए सितार प्रोड्यूस ए बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज। दो वायर है और वो 4 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही है। जो आपने वाई में टेंशन को बढ़ाया तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई, 2 हर्ट्ज बन गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इज 300 हर्ट्ज, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वाई की कितनी होगी, करके बताइए। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मतलब पहले वाली फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना,
भी हुआ। तो हमारे पास ऐसे दो वायर्स है ना ऐसे, तो आपको किसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्स की गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स की फ्रीक्वेंसी है वो 300 हर्ट्ज है, और आपको पता है कि एक्स और वाई कितने बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4 बीट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई वायर की जो होगी वो या तो होगी आपके पास में 304 और या फिर होगी वो 296, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। अब आपको क्या बोला गया, अगर वाई की फोर्स स्लाइटली टेंशन इंक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी 4 होता कितना है। अब जब स्ट्रिंग फिक्स्ड बोथ हैंड है फ्री है 2 तो ऐसा होता है ना V/2L या फिर 4 ऐसा कुछ होता है। अगर हम टेंशन को बढ़ाएंगे, अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन में देखें, अगर हम टेंशन को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपने टेंशन को इसमें वाई में इंक्रीज किया है तो उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो अगर आप टेंशन को इंक्रीज करते इस वाले केस में तो ये बन जाता है कुछ 305 मान लीजिए, या फिर 2 का चेंज आ रहा है ना, ये मतलब कुछ चेंज हो जाएगा आपके पास में 304 प्लस कुछ डेल्टा एफ आएगा। यहाँ ये देखें तो ये आएगा 296 प्लस डेल्टा एफ। अब देखिए अगर आपके पास में ये आंसर होता तो अब फाइनल फ्रीक्वेंसी है वो 304 से ज्यादा आ रही है, तो बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4 से बढ़ जाएगी, पर सवाल में क्या गिवन है कि वो कम होगी, तो ये हो सकता नहीं है। इसको अगर आप देखेंगे तो आपने टेंशन बढ़ाया तो ये वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास से कुछ बढ़ गई होगी, तो ये 297 हो गया होगा, फिर 298 हो गया होगा, इसकी वजह से बीट फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई होगी, 2 बन गई। 2 बन के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी ना फिर आपके पास में, तभी आ जाएगा आंसर। तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा, 296 आपके पास में सही आंसर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वाई की उसका आंसर क्या आएगा, 296 हर्ट्ज। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से आप इस तरीके के सवाल कर सकते हैं। जेई भी इसमें बहुत आसान सवाल पूछा, नीट तो ऑब्वियसली आसान पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास लास्ट सवाल था, इस लेक्चर को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। तो ये आसान सा टॉपिक था बीट फ्रीक्वेंसी का। रेजोनेंस ट्यूब कम पूछने के चांसेस है, फिर भी कभी पूछ रहे तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक तो आपको वहाँ पे एंड करेक्शन कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आगे तो बहुत सिंपल ही था आपके पास में, उसे आप कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।